द फ्लाई कैथरीन मैन्सफील्ड की एक आधुनिकतावादी लघु कहानी फरवरी 1922 में लिखी गई और मार्च 1922 में द नेशन एंड एथेनियम में प्रकाशित हुई। यह कहानी गुमनामी में डूबे बॉस के माध्यम से हानि, शोक, स्मृति और प्रथम विश्व युद्ध के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के विषयों की पड़ताल करती है, जिसने 6 साल पहले युद्ध में अपने बेटे को खो दिया था। कहानी बॉस द्वारा एक मक्खी को यातना देने के प्रतीकात्मक कार्य का उपयोग करके उसके दमित दुख और हानि के सामने मानवीय भावनाओं की जटिलताओं में तल्लीन करती है। मिस्टर वुडफील्ड एक सेवानिवृत्त व्यक्ति जिसे हाल ही में आघात लगा है, अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर के कार्यालय में बैठे हैं। मिस्टर वुडफील्ड की पत्नी और बेटियां उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होने के कारण उन्हें ज्यादातर समय घर पर ही रखती हैं, लेकिन प्रत्येक मंगलवार को उन्हें शहर में घूमने की अनुमति मिलती है। मिस्टर वुडफील्ड इस समय का उपयोग अपने दोस्त और पूर्व नियोक्ता बॉस से मिलने के लिए करते हैं। वुडफील्ड बॉस के कार्यालय की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि ये कितना आरामदायक है। बॉस प्रशंसा का आनंद लेता है और कार्यालय में हाल के विभिन्न बदलावों को इंगित करता है। इस सूची में कालीन, बुककेस और बिल्कुल नई हीटिंग शामिल हैं। हालांकि वो अपने बेटे की वर्दी में लगी एक तस्वीर का उल्लेख करने से बचता है। तस्वीर 6 साल पहले ली गई थी और ये कार्यालय के बाकी हिस्सों की तरह नई नहीं है। मिस्टर वुडफील्ड कहते हैं कि वो बॉस को कुछ बताना चाहेंगे, लेकिन उन्हें याद करने में कठिनाई हो रही है। मिस्टर वुडफील्ड को वो बात याद करने में हो रही कठिनाई के लिए बुरा महसूस करते हुए बॉस मजाक में वुडफील्ड से कहता है कि उसके पास उसके लिए बिल्कुल सही दवा है। बॉस विस्की की एक बोतल निकालता है और उदारतापूर्वक वुडफील्ड को कुछ पीने के लिए देता है। चूंकि उसे घर पर पीने की अनुमति नहीं है, इसलिए मिस्टर वुडफील्ड खुशी खुशी प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और बॉस दोनों के लिए गिलास में शराब डालता है। पीने से मिस्टर वुडफील्ड को याद आता है कि वो क्या कहना चाहता था, जो ये था कि उसकी बेटियों ने बेल्जियम की यात्रा पर रेगी नाम के किसी व्यक्ति की कब्र का दौरा किया था और वे बॉस के बेटे की कब्र पर आ गईं। वो कहता है कि नया कब्रिस्तान सुंदर है और पूछता है कि क्या बॉस ने इसे अभी तक देखा है, जिसके जवाब में वो कहता है कि उसने नहीं देखा है। अन्यथा वो कब्रिस्तान में फूलों और अच्छे रास्तों के बारे में मिस्टर वुडफील्ड की टिप्पणियों का कोई जवाब नहीं देता है। मिस्टर वुडफील्ड आगे बताते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी बेटियों से होटल ने एक जार जैम के लिए अधिक पैसे लिए। जब बॉस उससे सहमत होता है तो उसे लगता है कि उसे यकीन नहीं है कि वो किस बात से सहमत हो रहा है। इस आदान प्रदान के बाद मिस्टर वुडफील्ड चले जाते हैं। बॉस उसे काफी देर तक घूरता रहता है, इससे पहले कि वो कार्यालय प्रबंधक मैसी से आधे घंटे तक उसे परेशान न करने के लिए कहे। एक बार जब वो अकेला हो जाता है तो बॉस बैठ जाता है और अपना सिर अपने हाथों में रख लेता है, ये उम्मीद करते हुए कि वो रोएगा। उसके बेटे की कब्र के बारे में टिप्पणी से वो चौंक गया था और वो उसे अपनी कब्र में अपरिवर्तित लेटा हुआ देखता है। इसके बावजूद और खुद से जोर से बात करने के बावजूद वो पाता है कि वो रो नहीं रहा है। वो सोचता है कि उसके बेटे की मृत्यु के तुरंत बाद के महीनों में ऐसा नहीं था, जब वो अक्सर हिंसक शोक के दौरों में पड़ जाता था। उसे तब यकीन था कि समय उसके दुख में कोई अंतर नहीं लाएगा। उसने अपना पूरा जीवन व्यवसाय को अपने बेटे को सौंपने के लिए कड़ी मेहनत की थी और अब वो सब चला गया था। उसके बेटे ने युद्ध से 1 साल पहले व्यवसाय को संभालने का तरीका सीखना शुरू कर दिया था और उसने काम के प्रति बहुत अच्छी योग्यता दिखाई थी। बॉस अपने बेटे के बारे में मिली तारीफों, उसके बेटे की लोकप्रियता और उसके बेटे के उज्जवल व्यक्तित्व के बारे में सोचता है। अंत में वो उस दिन के बारे में सोचता है जब उसे अपने बेटे की मृत्यु की सूचना देने वाला टेलीग्राम मिला था। वो 6 साल पहले की बात है और उसे ऐसा लगता है जैसे ये कल ही हुआ हो। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, रोने में असमर्थ बॉस तस्वीर को देखता है। ये उसकी पसंदीदा तस्वीर नहीं है, क्योंकि उसे अपने बेटे का कठोर भाव अस्वाभाविक और वास्तविक जीवन में लड़के के दिखने के तरीके से बहुत अलग लगता है। तस्वीर को देखते हुए वो देखता है कि एक मक्खी उसके स्याही के बर्तन में गिर गई है और बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही है। वो अपनी कलम का उपयोग करके उसे स्याही से बाहर निकालता है और उसे सोखता कागज के एक टुकड़े पर रख देता है। वो जिस तरह से वो अपने पैरों को साफ करती है और फिर अपने पंखों को और फिर उड़ने के लिए तैयार होने के लिए अपने चेहरे को साफ करती है, उसकी प्रशंसा करता है। बॉस देखता है कि मक्खी ने अपनी परीक्षा को पार कर लिया है और फिर से जीवन के लिए तैयार है। प्रेरित होकर बॉस मक्खी पर स्याही की एक दूसरी बूंद गिराता है ताकि उसे इस प्रक्रिया को दोहराते हुए देखा जा सके। मक्खी स्तब्ध है, लेकिन वह दूसरी बार थोड़ी धीमी गति से खुद को साफ करने का कार्य दोहराती है। बॉस मक्खी के लिए और भी अधिक प्रशंसा महसूस करता है और वो आंतरिक रूप से उसकी भावना और साहस पर टिप्पणी करता है। वो मक्खी पर स्याही की तीसरी बूंद गिराता है, जिसकी हरकतें हर बार कमजोर होती जाती है। उसे राहत मिलती है जब वो तीसरी बार हिलना शुरू करती है और वो उसकी प्रगति में मदद करने के लिए उस पर फूंक मारने पर भी विचार करता है। इस बिंदु पर वो मक्खी से बात करता है, उसकी प्रशंसा करता है। वो फैसला करता है कि चौथी बार आखिरी होगा। हालांकि चौथी बार जब बॉस मक्खी पर स्याही गिराता है तो वो हिलना बंद कर देती है। मक्खी मर चुकी है, उसके पैर स्याही में फंसे हुए हैं। बॉस अपनी कलम से मक्खी को वापस जीवित करने की कोशिश करता है, कुछ प्रोत्साहन चिल्लाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो मक्खी के शव को फेंक देता है। इतना भयानक महसूस करता है कि उसे डर लगता है। वो मैसी को स्याही से दाग लगे कागज को बदलने के लिए ताज़ा कागज लाने के लिए कहता है।